70,000 साल पहले हम बस एक ऑर्डिनरी एनिमल थे। आज हम चांद पर जा चुके हैं, डीएनए एडिट कर रहे हैं, पूरी अर्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कैसे हुआ? युval नोह हरारी की किताब सेपियंस इसी सवाल का जवाब देती है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से लेकर साइंटिफिक रेवोल्यूशन तक, एग्रीकल्चर के असली सच से लेकर मनी और रिलीजन की हिडन रियलिटी तक। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस सब प्रोग्रेस ने हमें एक्चुअली खुश बनाया? आइए जानते हैं दोस्तों पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। सोचिए एक मोमेंट, आज से 70,000 साल पहले एक छोटा सा ग्रुप था। कुछ इंसान अफ्रीका के जंगलों में। उनके पास कोई घर नहीं था, कोई लैंग्वेज नहीं थी जैसी हम जानते हैं, कोई रिलीजन नहीं थी, कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई मनी नहीं था, कोई प्लान नहीं था। बस थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। और आज उन्हीं इंसानों के डिसेंडेंट्स ने चांद पर कदम रखे हैं, इंटरनेट बनाया है, एटम स्प्लिट किया है, हर कॉन्टिनेंट पर सिटीज बनाई हैं, पूरी अर्थ को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ये कैसे हुआ? ये सवाल है युval नोह हरारी की किताब सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड का। और इसका जवाब जितना फैसिनेटिंग है उतना ही अनसेटलिंग भी, क्योंकि ये किताब हमें बताती है कि जो हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, हमारी सिविलाइजेशंस, हमारे रिलीजन्स, हमारे लॉज, हमारे पैसे, ये सब एक्चुअली एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज पर बेस्ड है। वो चीज है शेयर्ड फिक्शन। लेकिन इस पर बाद में आते हैं, पहले थोड़ा बैक जाते हैं, बहुत फार बैक। ये किताब शुरू होती है एक ऐसी जगह से जो मोस्ट हिस्ट्री बुक्स इग्नोर कर देती है, यूनिवर्स की शुरुआत से। हरारी कहते हैं कि इंसान की कहानी समझने के लिए आपको 3 बड़ी रेवोल्यूशंस समझनी होंगी। पहली कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, दूसरी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, तीसरी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। और इन 3 रेवोल्यूशंस ने मिलकर वो इंसान बनाया जो आज दुनिया पर राज करता है। तो शुरू करते हैं एकदम शुरू से। करीब 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ। मैटर और एनर्जी एग्जिस्ट में आई, फिर एटम्स बने, मॉलिक्यूल्स बने, स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने। करीब 4.5 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ बनी। करीब 3.8 बिलियन साल पहले पहली लाइफ इमर्ज हुई, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और फिर बिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद करीब 6 मिलियन साल पहले एक ऐसा क्रीचर था जो ह्यूमंस और चिंपैंजीज दोनों का एंसेस्टर था। यहां से ह्यूमन स्टोरी शुरू होती है। करीब 2 से 3 मिलियन साल पहले होमो जेनस इमर्ज हुआ, और ये जेनस बहुत डाइवर्स था। एक ही टाइम पर दुनिया में मल्टीपल ह्यूमन स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। होमो इरेक्टस था अफ्रीका और एशिया में, होमो निएंडरथलेंसिस था यूरोप और मिडिल ईस्ट में, होमो फ्लोसियंसिस था इंडोनेशिया में, जो बहुत छोटे थे। इन्हें समटाइम्स हॉबिट्स भी कहा जाता है। होमो डेनिसोवा था एशिया में, और था होमो सेपियंस यानी हम। ये सब एक साथ एग्जिस्ट कर रहे थे। हरारी यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज करते हैं। वो कहते हैं कि हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं खुद को अर्थ पर अकेला ह्यूमन स्पीशीज मानने के कि हम ये भूल जाते हैं कि ये हमेशा ऐसा नहीं था। एक टाइम था जब इस प्लैनेट पर मल्टीपल ह्यूमन स्पीशीज थी, जैसे आज मल्टीपल कैट स्पीशीज है, मल्टीपल डॉग स्पीशीज है। तो क्या हुआ उन सब स्पीशीज को? यहां हरारी 2 थियोरीज प्रेजेंट करते हैं। पहली थियोरी है इंटरब्रीडिंग थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग सेपियंस ने दूसरी स्पीशीज के साथ ब्रीड किया और धीरे धीरे सब मर्ज हो गए। दूसरी थियोरी है रिप्लेसमेंट थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग सेपियंस ने दूसरी स्पीशीज को डिस्प्लेस कर दिया और वो एक्सटिंक्ट हो गए। आज का जेनेटिक एविडेंस सजेस्ट करता है कि दोनों थोड़ा थोड़ा सच है। मॉडर्न ह्यूमंस के डीएनए में नेanderthal और डेनिसोवन जीन्स भी हैं, तो कुछ इंटरब्रीडिंग जरूर हुई, लेकिन मोस्टली दूसरी स्पीशीज गायब हो गई। और यहां हरारी एक डार्क ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं कि सेपियंस का इतिहास दुनिया के लिए एक इकोलॉजिकल डिजास्टर रहा है। जहां जहां सेपियंस गए वहां वहां एक्सटिंक्शन हुई। पहले अदर ह्यूमन स्पीशीज की, फिर लार्ज एनिमल्स की, फिर फॉरेस्ट्स की। ये पैटर्न हमारी स्टोरी में बहुत अर्ली से ही दिखता है। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
सेपियंस ने क्या किया जो दूसरी स्पीशीज नहीं कर पाए? क्यों सेपियंस सर्वाइव किए और डोमिनेट किए, जबकि नींडरथल्स जो एक्चुअली फिजिकली स्ट्रॉन्गर थे और बिगर ब्रेन्स रखते थे वो नहीं कर पाए? इसका जवाब है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। करीब 70,000 साल पहले होमो सेपियंस के ब्रेन में कुछ ऐसा हुआ जिसे हरारी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं। एक म्यूटेशन, एक एक्सीडेंटल रिवायरिंग, और इस रिवायरिंग ने सेपियंस को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी दी। वो एबिलिटी थी फिक्शन बनाने की, ऐसी चीजों के बारे में सोचने और बात करने की जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली रेवोल्यूशनरी था। हरारी एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले जानवर और दूसरे ह्यूमंस सिर्फ रियल चीजों के बारे में कम्युनिकेट कर सकते थे। वहां शेर है, ये पानी अच्छा है, वो फ्रूट खाने योग्य नहीं है। ये सब कंक्रीट, प्रेजेंट, रियल इंफॉर्मेशन थी। लेकिन सेपियंस ने एक नई एबिलिटी डेवलप की। वो ऐसी चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो उनकी आईज से दिख नहीं रही थी, जो एग्जिस्ट नहीं करती थी। पहाड़ों के पार एक स्पिरिट रहती है जो हमारी रक्षा करती है। हमारे ट्राइब के सब लोग एक ही एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं। इस स्टोन का स्पेशल पावर है। ये सब फिक्शन है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सेपियंस इन पर बिलीव कर सकते थे। और इस बिलीफ ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। इसने लार्ज ग्रुप्स को एक साथ कोऑपरेट करने की एबिलिटी दी। हरारी यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे एनिमल्स भी कोऑपरेट करते हैं। एंट्स कोऑपरेट करती है, बीस कोऑपरेट करती है, वुल्व्स कोऑपरेट करते हैं, चिंपैंजीज कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इनका कोऑपरेशन लिमिटेड है। चिंपैंजीज एक टाइम में लगभग 50 इंडिविजुअल्स के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कोऑपरेशन पर्सनल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड है। हर इंडिविजुअल को पर्सनली हर दूसरे इंडिविजुअल को जानना होता है, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करनी होती है। लेकिन सेपियंस मिलियंस ऑफ पीपल के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, और इनमें से ज्यादातर एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते। कैसे? शेयर्ड फिक्शन की वजह से। जब दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, तो वो कोऑपरेट कर सकते हैं, भले ही वो एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हों। जब दो ट्रेडर्स एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों मनी की वैल्यू में बिलीव करते हैं, तो वो ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रेंजर्स होते हुए भी। जब दो सोल्जर्स एक ही नेशन के लिए फाइट करते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, पर्सनली जाने बिना भी। ये सब शेयर्ड फिक्शंस है। नेशंस, रिलीजन्स, मनी, कॉरपोरेशंस, ह्यूमन राइट्स, ये सब फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ये सब इंसानों के दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब मिलियंस ऑफ पीपल इन पर बिलीव करते हैं, तो ये रियल हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। हरारी इसे इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी कहते हैं, जो न प्योरली सब्जेक्टिव है, सिर्फ एक पर्सन के माइंड में, न प्योरली ऑब्जेक्टिव है जैसे फिजिकल वर्ल्ड, बल्कि ये मल्टीपल पीपल के माइंड्स में शेयर्ड एग्जिस्ट करती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत माइंड ब्लोइंग है। हरारी एक एग्जाम्पल देते हैं पैसे के बारे में। एक डॉलर बिल, फिजिकली ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है। इसकी फिजिकल वैल्यू शायद कुछ सेंस, लेकिन मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि इसकी वैल्यू $1 है, और इस शेयर्ड बिलीफ की वजह से आप इससे फूड खरीद सकते हो, शेल्टर खरीद सकते हो, सर्विसेज खरीद सकते हो। अगर सडनली सब लोग ये बिलीव करना बंद कर दें कि डॉलर की वैल्यू है, तो वो पेपर उसी मोमेंट वर्थलेस हो जाएगा। मनी की पावर शेयर्ड बिलीफ में है, रियलिटी में नहीं। यही कॉरपोरेशंस के साथ है। गूगल फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक लीगल फिक्शन है। कुछ बिल्डिंग्स है, सर्वर्स है, एम्प्लॉइज है, लेकिन गूगल नाम की एंटिटी जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, सू कर सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है क्योंकि हम कलेक्टिवली अग्री करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। यही नेशंस के साथ है। फ्रांस फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, एक जियोग्राफिकल एरिया है, कुछ पीपल है, कुछ बिल्डिंग्स है, लेकिन फ्रांस नाम की एंटिटी जो वॉर्स फाइट कर सकती है, ट्रीटी साइन कर सकती है, वो एग्जिस्ट करती है क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है। और यही ह्यूमन राइट्स के साथ है। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल,
ये एक फिजिकल फैक्ट नहीं है। फिजिकली ह्यूमंस बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये एक मोरल फिक्शन है जिस पर हम कलेक्टिवली अग्री करते हैं। और ये अग्रीमेंट, ये शेयर्ड बिलीफ बहुत पावरफुल है। हरारी यहां क्लैरिफाई करते हैं, वो ये नहीं कह रहे कि ये सब बैड है या रॉन्ग है। वो कह रहे हैं कि ये है, और इसे समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप समझते हो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन किस चीज पर बिल्ट है, तो आप उसे बेटर नेविगेट कर सकते हो। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने सेपियंस को एक और एडवांटेज दिया। ये था फ्लेक्सिबल कोऑपरेशन। दूसरे एनिमल्स का बिहेवियर लार्जली जेनेटिकली प्रोग्राम होता है। एक एंट कॉलोनी का बिहेवियर उसके जीन्स में एनकोडेड है, ये बदल नहीं सकता जल्दी। लेकिन सेपियंस का बिहेवियर कल्चर में एनकोडेड है, स्टोरीज में, मिथ्स में, बिलीफ्स में, और ये बहुत क्विकली चेंज हो सकता है, एक जेनरेशन में, कभी कभी एक डेकेड में। यही वजह है कि सेपियंस इतने अडेप्टेबल है, इतने डाइवर्स है, और अल्टीमेटली इतने डोमिनेंट है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद सेपियंस ने क्या किया? वो स्प्रेड हुए, अफ्रीका से निकले, मिडिल ईस्ट गए, यूरोप गए, एशिया गए, और फिर करीब 10,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। और यहां हरारी एक बहुत सोबरिंग स्टोरी बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम था। जायंट मार्सूपियल्स थे, जायंट कैंगरूज थे, मैसिव क्रीचर्स थे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहे थे। सेपियंस के पहुंचने के कुछ हजार सालों में वो सब गॉन थे। फिर करीब 16,000 साल पहले सेपियंस अमेरिकास पहुंचे। वहां भी वही हुआ। मैमथ्स, जायंट स्लॉथ्स, मैसिव हॉर्सेस सब एक्सटिंक्ट हो गए। हरारी कहते हैं कि सेपियंस इतिहास के सबसे डेडली प्रेडेटर रहे हैं। हमने जहां भी कदम रखे, वहां की इकोसिस्टम को फंडामेंटली चेंज कर दिया। ये हमारी स्टोरी का एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं। अब आते हैं दूसरी बड़ी रेवोल्यूशन पर, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। करीब 12,000 साल पहले मिडिल ईस्ट में, फर्टाइल क्रेसेंट में, सेपियंस ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया। उन्होंने पौधे उगाने शुरू किए, जानवर पालने शुरू किए, और ये चेंज दिखता है बहुत पॉजिटिव। प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन की शुरुआत। लेकिन हरारी यहां एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड था। ये शॉकिंग लगता है, लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे समझने के लिए एक इंडिविजुअल फॉरेजर यानी हंटर गैदरर की जिंदगी कंपेयर करते हैं, एक फार्मर की जिंदगी से। एक फॉरेजर करीब 12,000 साल पहले वो डेली 3 से 4 घंटे फूड गैदर करता था। बाकी टाइम आराम, खेलना, सोशल इंटरैक्शंस, स्टोरीज, म्यूजिक। उसकी डाइट इनक्रेडिबली वेरीड थी। डजन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, न्यूट्रिशनली वेरी बैलेंस्ड। उसे एक डिजीज का रिस्क नहीं था, क्योंकि अगर एक फूड सोर्स फेल हो जाए तो वो दूसरा ढूंढ सकता था। उसकी बॉडी स्ट्रांग और हेल्दी थी। स्केलेटल रिमेन्स शो करते हैं कि प्री एग्रीकल्चरल ह्यूमंस एक्चुअली फिजिकली हेल्दियर थे। अब एक फार्मर, उसी टाइम के बाद, वो सुनरीसे से सनसेट तक काम करता था। बैक ब्रेकिंग लेबर, खेत जोतना, पानी देना, हार्वेस्ट करना, स्टोर करना। उसकी डाइट मुख्यतः वीट या राइस या कॉर्न। बहुत मोनोटोनस, न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट। जब उसकी क्रॉप फेल होती थी, और ये होता था, तो फमाइन होती थी, मास स्टार्वेशन होती थी। वो डिजीजेस के ज्यादा वल्नरेबल था, क्योंकि सेटलमेंट्स में लोग एक दूसरे के करीब रहते थे, एनिमल्स के करीब रहते थे, सैनिटेशन नहीं थी। तो फिर एग्रीकल्चर क्यों स्प्रेड हुई? हरारी का आंसर है, ये एक्चुअली इंडिविजुअल ह्यूमंस के लिए नहीं, स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल था। एग्रीकल्चर ने बहुत ज्यादा फूड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी दी, जिससे पॉपुलेशन बढ़ी बहुत ज्यादा। मोर पीपल, कम स्पेस पर पर्सन, ज्यादा वर्क, कम कंफर्ट, लेकिन ओवरऑल नंबर्स बढ़ गए। और यहां हरारी एक बहुत इंटरेस्टिंग एवोल्यूशनरी पॉइंट बनाते हैं। वो कहते हैं कि वीट और राइस एक्चुअली इस स्टोरी के रियल विनर्स हैं। वीट 10,000 साल पहले मिडिल ईस्ट के एक छोटे से एरिया में था। आज
वीट दुनिया के मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में ग्रो होता है। ये प्लैनेट के सबसे सक्सेसफुल प्लांट्स में से एक है। इसने सेपियंस को डोमेस्टिकेट किया, न कि सेपियंस ने इसे। ह्यूमंस ने अपनी कंफर्टेबल फॉरेजिंग लाइफ छोड़ी और वीट के लिए ग्रुएलिंग फार्मिंग लाइफ एक्सेप्ट की, क्योंकि ये इंडिविजुअल ह्यूमंस के ल्योर में था कि उनके ज्यादा चिल्ड्रन सर्वाइव करेंगे। लेकिन क्या वो हैप्पियर थे? शायद नहीं। ये पॉइंट हरारी बार बार मेक करते हैं। प्रोग्रेस और हैप्पीनेस ऑलवेज सेम नहीं होते। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने कुछ और भी किया जो बहुत सिग्निफिकेंट था। इसने सेटलमेंट्स बनाए, परमानेंट विलेजेस बनाए, फिर टाउन्स, फिर सिटीज। और जब आप एक जगह रहने लगते हो तो प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। ये मेरी लैंड है, ये मेरा घर है, ये मेरी लाइवस्टॉक है। प्रॉपर्टी ने इनइक्वालिटी क्रिएट की। फॉरेजर सोसाइटीज रिलेटिवली इगैलिटेरियन थी। आप उतना ही ले जा सकते थे जितना आप कैरी कर सकते थे। अक्यूमुलेशन का कोई मतलब नहीं था। लेकिन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में जिसके पास ज्यादा लैंड थी, जिसके पास ज्यादा स्टोर्ड ग्रेन था, वो पावरफुल था। जिसके पास कम था वो डिपेंडेंट था। और यहां से वो हायरार्कीज शुरू हुई जो आज भी कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने राइटिंग भी क्रिएट की। क्यों? क्योंकि जब आपके पास बहुत ज्यादा ग्रेन स्टोर हो, बहुत सारे वर्कर हो, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो, तो आप सब कुछ याद नहीं रख सकते। आपको रिकॉर्ड करना होगा। राइटिंग की शुरुआत पोएट्री से नहीं हुई, लव लेटर्स से नहीं हुई। राइटिंग की शुरुआत हुई अकाउंटिंग से, टैक्स रिकॉर्ड से, वेयरहाउस इन्वेंटरीज से। सुमेरियन सिविलाइजेशन के अर्लीस्ट राइटिंग्स 29,086 मेजर्स बार्ली, 37 मंथ्स, कुशिम। ये एक रिसीप्ट है, एक ग्रेन वेयरहाउस की। ये स्लाइटली एंटीक्लाइमैक्टिक है, लेकिन यही रियलिटी है। अब हरारी एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी। वो डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में इमेजिन्ड ऑर्डर। हरारी कहते हैं कि लार्ज स्केल ह्यूमन सोसाइटीज 3 चीजों पर ऑपरेट करती है। पहली, शेयर्ड मिथ्स, जो लोगों को एक साथ कोऑपरेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दूसरी, हायरार्कीज, जो डिसाइड करती है कि किसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। तीसरी, वायलेंस या उसका थ्रेट। और ये हायरार्कीज, ये डिस्टिंक्शंस जो ह्यूमन सोसाइटीज बनाती है, लार्जली आर्बिट्रेरी है। हरारी एक एग्जाम्पल देते हैं। एंशिएंट इंडिया में कास्ट सिस्टम था। इसके अकॉर्डिंग ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस, शूद्रस और फिर अनचबल्स। एंशिएंट अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक का डिस्टिंक्शन था। एंशिएंट यूरोप में नोबल्स और कॉमनर्स का डिस्टिंक्शन था। ये सब डिस्टिंक्शंस नेचुरली उत्पन्न नहीं हुए, इन्हें क्रिएट किया गया स्टोरीज के थ्रू, लॉज के थ्रू, वायलेंस के थ्रू, और फिर इन्हें नेचुरल बता दिया गया, गॉड का ऑर्डर बता दिया गया, बायोलॉजी बता दिया गया। हरारी कहते हैं कि ये सर्कुलर होता है। एक एग्जाम्पल, कास्ट सिस्टम का। लॉ कहता है लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते, इसलिए लोअर कास्ट के लोग एजुकेटेड नहीं होते, इसलिए वो अनस्किल्ड जॉब्स में रहते हैं, इसलिए वो गरीब रहते हैं। इसलिए लोग कहते हैं, देखो ये नेचुरली इंफीरियर है। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है जो डिस्क्रिमिनेशन को नेचुरल दिखाती है। यही पैटर्न रेस के साथ हुआ, जेंडर के साथ हुआ। हरारी यहां जेंडर के बारे में एक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं। वो कहते हैं कि वर्चुअली हर नोन ह्यूमन सोसाइटी पैट्रियार्कल रही है। मेन ज्यादा पावरफुल रहे हैं, विमेन कम। लेकिन क्यों? कुछ लोग कहते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ, मेन फिजिकली स्ट्रॉन्गर है। हरारी काउंटर करते हैं, हिस्ट्री में सबसे पावरफुल पोजीशंस यूजुअली फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं मिली। प्रीस्ट्स, पॉलिटिशियंस, मर्चेंट्स, इन्हें फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं थी। हरारी कहते हैं कि इसकी वजह अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। स्कॉलर्स डिबेट करते हैं, ये एक ओपन क्वेश्चन है, लेकिन जो क्लियर है वो ये है कि ये हायरार्की नेचुरल नहीं है, ये कंस्ट्रक्टेड है एंड इट कैन चेंज, और एक्चुअली चेंज हो रही है। अब हरारी एक बहुत फैसिनेटिंग चैप्टर में आते हैं, रिलीजन और मनी। वो कहते हैं कि दोनों बेसिकली एक ही फंक्शन सर्व करते हैं। वो दोनों लार्ज ग्रुप्स के बीच ट्रस्ट
और कोऑपरेशन एनेबल करते हैं। मनी के बारे में हरारी बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मनी हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल स्टोरी है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल है। सबसे पहले मनी के रूप में बार्ली उसे हुई, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर कॉइन्स, फिर पेपर, अब डिजिटल। और ये कन्वर्शन इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि सब अग्री कर सकते हैं कि मनी वैल्यूबल है। एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम शायद बहुत फंडामेंटल बिलीव्स पर डिसएग्री करें, लेकिन दोनों अग्री करेंगे कि डॉलर वैल्यूबल है। मनी इसीलिए पावरफुल है। हरारी मनी के बारे में एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मनी रिक्वायर्स म्यूचुअल ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट अमेजिंग है। जब आप एक स्ट्रेंजर को कुछ सेल करते हो और उससे पेपर के पीसेस एक्सेप्ट करते हो, तो आप एक्चुअली ट्रस्ट कर रहे हो। उस स्ट्रेंजर को नहीं, बल्कि उस एंटायर सोशल सिस्टम को जो उन पेपर पीसेस को वैल्यू देता है। ये एक रिमार्केबली सोफिस्टिकेटेड थिंग है। रिलीजन के बारे में हरारी कहते हैं कि ये ह्यूमन कोऑपरेशन का एक बहुत पावरफुल टूल रहा है, लेकिन वो इसे एक पर्टिकुलर वे से डिफाइन करते हैं जो इंटरेस्टिंग है। हरारी कहते हैं कि रिलीजन एक सुपर ह्यूमन ऑर्डर में बिलीफ है, मतलब एक ऐसे ऑर्डर में जो इंडिविजुअल ह्यूमन से ऊपर है, और ये ऑर्डर ह्यूमन नॉर्म्स और वैल्यूज को लेजिटिमाइज करती है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉडर्न सेक्युलर आइडियोलॉजीज भी रिलीजन्स की तरह फंक्शन करती है। कैपिटलिज्म भी एक रिलीजन है। यह मार्केट नाम की एक सुपर ह्यूमन फोर्स में बिलीव करता है। कम्युनिज्म भी एक रिलीजन है। ये हिस्टोरिकल प्रोग्रेस नाम की एक सुपर ह्यूमन फोर्स में बिलीव करता है। ह्यूमैनिज्म भी एक रिलीजन है। ये ह्यूमन डिग्निटी में बिलीव करता है। ये प्रोवोकेटिव है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी। अब हरारी उस पॉइंट पर आते हैं जो इस किताब का शायद सबसे इंपॉर्टेंट और सोबरिंग इंसाइट है। हिस्ट्री में एम्पायर्स। हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री की सबसे रिमार्केबल पैटर्न यह है कि दुनिया में डाइवर्सिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती रही है। लैंग्वेजेस लेस हो गई है, कल्चर्स लेस हो गई है, रिलीजन्स लेस हो गई है। एम्पायर बिल्डिंग की वजह से जब एक एम्पायर किसी रीजन को कॉन्कर करती है, तो वो अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपने लॉज, अपने गॉड्स वहां इंपोज करती है। लोकल कल्चर स्लोली डिसअपियर होती है। ये प्रोसेस पेनफुल है और इसमें बहुत वायलेंस हुई। लेकिन हरारी यहां एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि एम्पायर्स ने हॉरिफाइंग कॉस्ट के साथ कुछ पॉजिटिव भी किया। उन्होंने लार्ज एरियाज में पीस एस्टैब्लिश की, ट्रेड पॉसिबल बनाई, आइडिया स्प्रेड हुए। रोमन एम्पायर ने लैटिन स्प्रेड की, जिससे इवेंचुअली फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, पोर्चुगीज, रोमेनियन बनी। कॉमन लैंग्वेज ने यूरोप में कोऑपरेशन एनेबल किया। ये बहुत अनकंफर्टेबल आइडिया है, लेकिन हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री को जज नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। अब आते हैं तीसरी और सबसे रीसेंट रेवोल्यूशन पर, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ये शुरू हुई करीब 500 साल पहले यूरोप में, और हरारी के अकॉर्डिंग ये सबसे रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन थी। क्यों? क्योंकि पहली बार इंसान ने कलेक्टिवली ये एडमिट किया कि हम नहीं जानते। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये एक्चुअली एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। इससे पहले कि वर्चुअली हर सिविलाइजेशन, हर रिलीजन ये अस्यूम करती थी कि इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। स्क्रिप्चर्स में, ट्रेडिशंस में, एंसेस्टर्स की विजडम में। क्वेश्चंस नए थे, आंसर्स पुराने थे। लेकिन साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने एक रैडिकली डिफरेंट अप्रोच इंट्रोड्यूस की। पहले हम नहीं जानते, दूसरे ऑब्जर्व करो, तीसरे थ्योरी बनाओ, चौथे टेस्ट करो, पांचवें रिवाइज करो। ये सीम्स ऑब्वियस, लेकिन ये रैडिकल था। इसने एक न्यू एटीट्यूड क्रिएट किया। इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है। इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना प्रोग्रेस की शुरुआत है। हरारी यहां बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन ड्रॉ करते हैं। वो पूछते हैं, यूरोप ने साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्यों स्टार्ट की? चाइना नहीं, इंडिया नहीं, इस्लामिक वर्ल्ड नहीं, जो उस टाइम एक्चुअली साइंटिफिकली मोर एडवांस थे। हरारी का आंसर इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि ये कुछ फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन था। यूरोप उस टाइम पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड था। बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी।
जो साइंस को कंप्लीटली सप्रेस कर सके। चाइना में एक सेंट्रल एम्पायर था। अगर एम्परर ने डिसाइड किया कि कुछ चीज एक्सप्लोर नहीं करनी, तो वो करना मुश्किल था। यूरोप में अगर एक किंग ने रिजेक्ट किया, तो साइंटिस्ट दूसरे किंग के पास जा सकता था। और यूरोप का एक यूनिक एटीट्यूड था क्यूरियोसिटी और कॉन्क्वेस्ट का कॉम्बिनेशन। यूरोप ने बड़े बड़े मैप्स बनाए और उन मैप्स पर डेलिबरेटली ब्लैंक स्पेसेस छोड़े, अननोन टेरिटरी लिखा, ये एक्नॉलेज करते हुए कि हम नहीं जानते वहां क्या है। दूसरी सिविलाइजेशंस के मैप्स में ब्लैंक स्पेसेस नहीं थे। वो भर देते थे इमेजिनरी क्रीचर से, नोन लैंड्स के एक्सटेंशन से। यूरोप ने कहा हम नहीं जानते, चलो देखते हैं। और फिर एक्सप्लोरेशन शुरू हुई। कोलंबस 1492 में अमेरिकास पहुंचे। और यहां हरारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट देते हैं। वो कहते हैं कि कोलंबस की वॉयज साइंस और इंपेरियलिज्म का परफेक्ट फ्यूजन था। साइंस ने नेविगेशन पॉसिबल बनाई, शिप्स बेटर बनाए, स्टार से लोकेशन डिटरमाइन करना सिखाया। इंपेरियलिज्म ने फंडिंग दी, रिसोर्सेज दिए, मोटिवेशन दिया। और ये कॉम्बिनेशन साइंस प्लस इंपेरियलिज्म, ये कॉम्बिनेशन ने मॉडर्न वर्ल्ड बनाया। हरारी यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ प्रेजेंट करते हैं। मॉडर्न साइंस लार्जली फंडेड हुई इंपेरियलिज्म द्वारा, और इंपेरियलिज्म को एनेबल किया साइंस ने। ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कॉन्कर किया, पार्टली साइंटिफिक नॉलेज की वजह से बेटर वेपन्स, बेटर नेविगेशन। और उस कॉन्क्वेस्ट से जो रिसोर्सेज आए, उससे मोर साइंस फंड हुई। ये साइकिल था, और यही साइकिल इवेंचुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एक और फंडामेंटल चेंज किया। इससे पहले वर्चुअली सारी एनर्जी सन से आती थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते थे, एनिमल्स प्लांट्स खाते थे, ह्यूमंस एनिमल्स खाते थे। वाइंड और वाटर की एनर्जी भी अल्टीमेटली सोलर था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी अनलॉक की। कोल, ऑयल, गैस, मिलियंस ऑफ ईयर्स की स्टोर्ड सोलर एनर्जी, और इसने प्रोडक्शन को एक्सप्लोसिवली इंक्रीज किया। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ये सब हम अभी डील कर रहे हैं। हरारी यहां एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मेक करते हैं। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने टाइम को फंडामेंटली चेंज किया। इससे पहले टाइम नेचुरल रिदम से गवर्न था। सुनरी से सनसेट, सीजन्स, हार्वेस्ट्स। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने आर्टिफिशियल टाइम क्रिएट की, फैक्ट्री शिफ्ट्स, क्लॉक्स, स्केड्यूल्स, और इसने फैमिली स्ट्रक्चर भी चेंज की। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में फैमिली और कम्युनिटी सेंट्रल थे। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, वेलफेयर, सब कुछ फैमिली और कम्युनिटी अराउंड था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने स्टेट और मार्केट को इंट्रोड्यूस किया, जो फैमिली की जगह लेने लगे। स्टेट विल एजुकेट योर चिल्ड्रन, मार्केट विल प्रोवाइड योर फूड, इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये लिबरेशन था, और ये आइसोलेशन भी। हरारी यहां हैप्पीनेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। क्या ये सब प्रोग्रेस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस, क्या इसने ह्यूमंस को एक्चुअली हैप्पियर बनाया? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन आंसर सरप्राइजिंगली कॉम्प्लेक्स है। हरारी कहते हैं कि हैप्पीनेस एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट टू मेजर है। पहली प्रॉब्लम यह है कि हम पास्ट के लोगों की हैप्पीनेस डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम, हैप्पीनेस लार्जली सब्जेक्टिव है। तीसरी प्रॉब्लम, हम जो रिपोर्ट करते हैं वो हमेशा एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता कि हम एक्चुअली फील करते हैं। लेकिन हरारी कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर करते हैं। मटीरियल कंडीशंस ऑब्वियसली बेटर हुई है, बेटर हेल्थ, लॉन्गर लाइफ, लेस फिजिकल पेन। लेकिन हैप्पीनेस मटीरियल कंडीशंस पर अलोन डिपेंड नहीं करती। हरारी बायोलॉजी का पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस लार्जली बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड है। हमारा ब्रेन एक हैप्पीनेस सेट पॉइंट रखता है। अच्छी चीजें होने पर हम टेम्पररीली हैप्पियर फील करते हैं, फिर सेट पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। बुरी चीजें होने पर टेम्पररीली अनहैप्पी, फिर सेट पॉइंट पर वापस। लॉटरी विनर स्टडी शो करती है कि 6 मंथ्स बाद वो उतने ही हैप्पी है जितने पहले थे।
एक्सीडेंट विक्टिम स्टडीज शो करती है कि 6 मंथ्स बाद वो उतने ही हैप्पी हैं जितने एक्सीडेंट से पहले थे। ये फैसिनेटिंग और स्लाइटली डिप्रेसिंग है। इसका मतलब क्या है? क्या प्रोग्रेस पॉइंटलेस है? हरारी कहते हैं नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल कंडीशंस को चेस करना परमानेंटली हैप्पीनेस नहीं देता। वो बुद्धिस्ट और स्टोइक फिलॉसफी की तरफ पॉइंट करते हैं। बौद्ध धर्म कहता है सफरिंग का सोर्स डिजायर है। एक्सटर्नल थिंग्स को चेंज करने से परमानेंटली हैप्पीनेस नहीं आती। इंटरनल कंडीशंस को चेंज करना होगा। हरारी ये नीटली कंक्लूड नहीं करते। वो कहते हैं ये एक ओपन क्वेश्चन है, एंड मे बी दैट्स द पॉइंट। अब हरारी किताब के मोस्ट फिलोसॉफिकल और प्रोवोकेटिव सेक्शन में आते हैं। सेपियंस का अंत। हरारी कहते हैं कि होमो सेपियंस जैसा हम जानते हैं अपने एंड के करीब है। ये एक्सटिंक्शन के सेंस में नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के सेंस में। 3 फोर्सेस हैं जो ह्यूमंस को फंडामेंटली चेंज करने वाली है। पहली, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। हम अब डीएनए को एडिट कर सकते हैं। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजीज है। हम डिजीजेस को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम पोटेंशियली ह्यूमंस को एनहांस भी कर सकते हैं। स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर, लॉन्गर लिविंग, ये सेपियंस को लिटरली डिफरेंट स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दूसरी, साइबोर्ग इंजीनियरिंग। हम ऑलरेडी मशीन्स को बॉडी से अटैच कर रहे हैं। पेसमेकर्स, कॉक्लियर इम्प्लांट्स, बायोनिक लिम्स। फ्यूचर में डायरेक्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, मेमोरी इम्प्लांट्स, सुपर ह्यूमन परसेप्शन। ये बाउंड्री बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ब्लर करेगा। तीसरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के बारे में हरारी बहुत थॉटफुल है। वो कहते हैं कि एआई सिर्फ एक बेटर कैलकुलेटर नहीं है, ये फंडामेंटली डिफरेंट है, क्योंकि एआई अब कुछ एरियाज में ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करने लगी है। चेस, गो, मेडिकल डायग्नोसिस, लीगल रिसर्च, आर्ट क्रिएशन, म्यूजिक, और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। हरारी एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछते हैं। अगर एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर ले तो ह्यूमंस की इकोनॉमिक वैल्यू क्या होगी? हिस्ट्री में जो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रखते वो पॉलिटिकली पावरलेस हो जाते हैं। स्लेव्स वैल्यूबल थे इकोनॉमिकली, इसलिए उन्हें अलाइव रखा गया दो क्रूएली। पीजेंट्स वैल्यूबल थे, इसलिए उन्हें अलाइव रखा गया दो एक्सप्लॉइटेड। लेकिन अगर ऑटोमेशन मेक्स मोस्ट ह्यूमंस इकोनॉमिकली इररेलेवेंट, ये एक डार्क क्वेश्चन है, एंड हरारी डजंट गिव अ रीअश्योरिंग आंसर। वो कहते हैं कि ये जेन्युइनली अननोन टेरिटरी है, लेकिन हरारी एक न्यूएंस ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस अलग है। एआई अभी इंटेलिजेंस डेवलप कर रही है, लेकिन कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये अभी एआई के पास नहीं है, एंड इट्स अनक्लियर इफ इट एवर विल बी। और ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज सफरिंग, जॉय, लव, मीनिंग ये कॉन्शियसनेस से आते हैं, इंटेलिजेंस से नहीं। अगर फ्यूचर में एआई की इंटेलिजेंस ह्यूमंस को सरपास करे, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं डेवलप हो, तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सी वैल्यूज उस फ्यूचर वर्ल्ड को गवर्न करेंगी? हरारी कंक्लूड करते हैं, ये शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम इसे अभी एक्सप्लोर करने की शुरुआत कर रहे हैं। सेपियंस और बाकी एनिमल्स का रिलेशनशिप। हरारी बताते हैं कि सेपियंस ने एग्रीकल्चर के साथ जो एनिमल्स के साथ किया, वो सबसे सक्सेसफुल और सबसे ब्रूटल स्टोरी है। आज दुनिया में जितने लैंड मैमल्स हैं उनका टोटल वेट कैलकुलेट करो। ह्यूमंस करीब 300 मिलियन टन्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैटल, पिग्स, शीप, चिकन्स करीब 750 मिलियन टन्स, वाइल्ड मैमल्स एलिफेंट्स, वुल्व्स, लायंस, डियर सब मिलाकर करीब 100 मिलियन टन्स। ये नंबर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वाइल्ड मैमल्स अब टोटल बायोमास का एक छोटा फ्रैक्शन है। हमने लिटरली दुनिया को डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से भर दिया है, और ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की सक्सेस बहुत हॉलो है। एक इंडिविजुअल चिकन आज शायद हिस्ट्री की सबसे मिजरेबल क्रीचर है। फैक्ट्री फार्म चिकन, एक टाइनी केज में, सनलाइट नहीं, स्पेस नहीं, नेचुरल बिहेवियर नहीं, एंटीबायोटिक लादन फीड पर जीना। ये स्पीशीज लेवल पर सक्सेसफुल है, बिलियंस ऑफ चिकन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर ये एग्जिस्टेंशियल सफरिंग है।
हरारी कहते हैं कि ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये शायद हिस्ट्री का सबसे इग्नोर्ड मोरल इशू है। हम एंशिएंट रोम की ग्लैडिएटोरियल गेम्स को बारबैरिक कहते हैं, हम स्लेवरी को कॉन्डेम करते हैं, लेकिन हम फैक्ट्री फार्मिंग को नॉर्मल मानते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल्स हमसे शेयर्ड मिथ्स नहीं रखते, उनकी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, उनकी कोई वॉइस नहीं है। ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सच है। अब हरारी एक टॉपिक पर आते हैं जो बहुत मिसअंडरस्टूड है, एवोल्यूशन और हैप्पीनेस। बहुत लोग अस्यूम करते हैं कि एवोल्यूशन ने हमें हैप्पीनेस के लिए डिजाइन किया, कि जो नेचुरली आता है वो गुड है, नेचुरल इज गुड। हरारी इस अजम्पशन को चैलेंज करते हैं। एवोल्यूशन ने हमें किसी गोल के लिए डिजाइन नहीं किया, एवोल्यूशन ने हमें रिप्रोडक्शन के लिए डिजाइन किया, जीन प्रोपगेशन के लिए। और ये तो डिफरेंट थिंग्स है। जो चीजें हमें नेचुरली प्लेजरेबल लगती है, शुगर, फैट, सेक्स, ये इसलिए नहीं क्योंकि ये हमारे लिए गुड है, ये इसलिए क्योंकि एंसेस्ट्रल एनवायरनमेंट में ये हेल्पफुल थे रिप्रोडक्शन के लिए। शुगर रेयर था, फैट रेयर था, इसलिए जब मिले खाओ। ये इंस्टिंक्ट अडेप्टिव थी। आज शुगर और फैट एवरीवेयर है, वही इंस्टिंक्ट ओबेसिटी एपिडेमिक क्रिएट कर रही है। एवोल्यूशन ने हमें विजडम नहीं दी, एवोल्यूशन ने हमें सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए मैकेनिज्म्स दिए। कभी कभी ये अलाइन होते हैं हैप्पीनेस के साथ, कभी कभी नहीं। ये इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना ऑलवेज वाइज नहीं है, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट्स एक बहुत डिफरेंट वर्ल्ड के लिए कैलिब्रेटेड थी। हरारी यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेक करते हैं। अगर हम एवोल्यूशनरी पास्ट के लिए अडेप्टेड हैं, तो हम मॉडर्न वर्ल्ड के लिए मिसमैच्ड हैं। हमारे ब्रेन्स एक वर्ल्ड के लिए इवोल्व्ड हुए जहां सोशल ग्रुप छोटा था, 100 लोग। थ्रेट्स इमीडिएट और फिजिकल थे, प्रेडेटर्स, फूड स्केर्स था, स्टेटस लोकल था। लेकिन आज हम लिव करते हैं एक वर्ल्ड में जहां सोशल ग्रुप वर्चुअली इन्फिनिट है, सोशल मीडिया पर मिलियंस। थ्रेट्स एब्स्ट्रैक्ट है, करियर एंजाइटी, फाइनेंशियल स्ट्रेस। फूड अबंडेंट है, बहुत ज्यादा अबंडेंट। स्टेटस ग्लोबल है, ऑलवेज समवन डूइंग बेटर। ये मिसमैच, ये एवोल्यूशनरी लैग, यही बहुत मॉडर्न साइकोलॉजिकल सफरिंग का सोर्स है। एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इनएडिक्वेसी, ये एवोल्यूशनरी आर्टिफैक्ट्स है, एक पास्ट वर्ल्ड के अडेप्टेशंस जो प्रेजेंट वर्ल्ड में मिसफायर कर रहे हैं। ये हेल्पफुल पर्सपेक्टिव है। ये एक्सप्लेन करता है क्यों मॉडर्न एफ्लुएंस और डिप्रेशन को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब हरारी हिस्ट्री में कल्चर के रोल पर आते हैं। हरारी कहते हैं कि कल्चर्स एसेंशियली लिविंग क्रीचर्स की तरह है। वो इवॉल्व करती है, कॉम्पीट करती है, कोऑपरेट करती है, और कल्चर्स के अपने रूल्स होते हैं जो इंडिविजुअल ह्यूमंस की प्रेफरेंसेस से इंडिपेंडेंट होते हैं। हरारी एक एग्जाम्पल देते हैं। मेडिवल यूरोप में क्रूसेड्स हुए। थाउजेंड्स ऑफ मेन ने अपनी कंफर्टेबल लाइफ्स छोड़ी, फार अवे लैंड्स में मार्च किया, हॉरेबल कंडीशंस में फाइट की और मरे। क्यों? क्योंकि उनकी कल्चर ने, उनके रिलीजन ने उन्हें यही बताया था कि ये करना राइट है। इंडिविजुअल हैप्पीनेस सेकेंडरी था, कल्चर का डिमांड प्राइमरी था। हरारी कहते हैं कल्चर्स हमें टेल करती है कि क्या डिजायर करना है, क्या वैल्यू करना है, क्या फियर करना है। हम अपने डिजायर्स को नेचुरल और पर्सनल मानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लार्जली कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। एक एग्जाम्पल, आज वेस्टर्न सोसाइटीज में इंडिविजुअल रोमांटिक लव को मैरिज का बेसिस माना जाता है। मुझे उससे प्यार है, इसलिए मैं उससे शादी करूंगा। ये नेचुरल लगता है, लेकिन हिस्ट्री में मोस्ट सोसाइटीज में मैरिज प्राइमरीली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अलायंस थी। फैमिलीज के बीच, ट्राइब्स के बीच लव इंपॉर्टेंट नहीं था, या एट बेस्ट सेकेंडरी था। तो हमारी नेचुरल डिजायर फॉर रोमांटिक लव एज बेसिस ऑफ मैरिज, ये एक्चुअली एक रिलेटिवली रीसेंट कल्चरल इन्वेंशन है। हरारी इसे बुरा नहीं कह रहे, वो बस पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो हम नेचुरल और यूनिवर्सल मानते हैं, वो अक्सर कल्चरली स्पेसिफिक और हिस्टोरिकली कॉन्टिंजेंट होता है। ये पर्सपेक्टिव देता है और ह्यूमिलिटी देता है। अब हरारी डिस्कस करते हैं कैपिटलिज्म एक रिलीजन के रूप में। हरारी कहते हैं कि कैपिटलिज्म एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, ये एक्चुअली एक रिलीजन है।
ये स्टेटमेंट प्रोवोकेटिव है, लेकिन आर्ग्यूमेंट इंटरेस्टिंग है। कैपिटलिज्म एक फंडामेंटल लीप ऑफ फेथ पर बेस्ड है। वो फेथ है कि अगर आप प्रॉफिट्स री इन्वेस्ट करते रहें, ग्रो करते रहें, तो फ्यूचर बेटर होगा। ये फिजिकली प्रूवन नहीं है, ये एक बिलीफ है। हरारी एक्सप्लेन करते हैं, एंशिएंट इकोनॉमी में क्रेडिट आम नहीं थी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन था। मैं तुम्हें 800 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, तुम मुझे एक साल में 110 दोगे। एंशिएंट मर्चेंट स्केप्टिकल था। एक साल में क्रॉप्स फेल हो सकती है, वॉर हो सकती है, डिजीज हो सकती है। कैपिटलिज्म ने ये चेंज किया। इसने कहा फ्यूचर विल बी बेटर दैन प्रेजेंट, ट्रस्ट दिस। और जब इनफ लोगों ने ये बिलीव किया, ये बिकम अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। क्रेडिट एक्सटेंडेड हुई, बिजनेसेस बिल्ट हुए, दे मेड मनी, पेड बैक लोन्स, मोर क्रेडिट एक्सटेंडेड हुई, एंड द साइकिल कंटिन्यूड। ये एक वर्चुअस साइकिल था जब बिलीफ मेंटेन रहा। लेकिन हरारी एक डार्क साइड पॉइंट आउट करते हैं। कैपिटलिज्म रिक्वायर्स ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ, लेकिन हम एक फाइनाइट प्लैनेट पर हैं। इन्फिनिट ग्रोथ ऑन अ फाइनाइट प्लैनेट, ये मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। ये टेंशन, ये फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन, ये हमारे टाइम का एक सेंट्रल प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज, बायोडिवर्सिटी लॉस, रिसोर्स डिप्लीशन, ये सब लार्जली कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसी अजम्पशन के कि ग्रोथ ऑलवेज गुड है और ऑलवेज पॉसिबल है। हरारी डेफिनेटिवली नहीं कहते कि कैपिटलिज्म रॉन्ग है या राइट है। वो डिस्क्राइब करते हैं और वो क्वेश्चंस रेज करते हैं। इस पूरी जर्नी में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन से लेकर एआई तक हरारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रिपीटेडली मेक करते हैं। सेपियंस बहुत पावरफुल हो गए, लेकिन क्या वो हैप्पियर हो गए? क्या वो वाइसर हो गए? पावर बढ़ी, विजडम उतनी नहीं बढ़ी। और ये इम्बैलेंस, ये गैप बिटवीन पावर एंड विजडम, यही शायद सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल चैलेंज है। हरारी किताब को एक पावरफुल और हॉन्टिंग ऑब्जर्वेशन के साथ क्लोज करते हैं। हम पहले से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन हमें बहुत कम आइडिया है कि इस पावर का क्या करें। हम हिस्ट्री के सबसे डेंजरस एनिमल्स हैं, नॉट बिकॉज वी आर इविल, लेकिन इसलिए क्योंकि हम पावरफुल हैं, हम रेस्टलेस हैं और हम नहीं जानते कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। हरारी ये क्वेश्चन पूछकर किताब एंड करते हैं, क्या कुछ है इससे ज्यादा डेंजरस ऐसे गॉड्स जो डिससैटिस्फाइड हो, इरेस्पॉन्सिबल हो और जिन्हें पता ना हो कि वो एक्चुअली चाहते क्या है? और यही हम हैं, सेपियंस जो गॉड्स की पावर रखते हैं, लेकिन गॉड्स की विजडम नहीं। ये किताब आंसर नहीं देती, ये क्वेश्चंस छोड़ती है, और शायद यही इसका सबसे बड़ा गिफ्ट है। जब आप सेपियंस पढ़ते हो या सुनते हो जैसे आज आपने सुनी, तो आप खुद को डिफरेंटली देखने लगते हो। आप रियलाइज करते हो कि जो चीजें आपको परमानेंट और नेचुरल लगती हैं, नेशंस, रिलीजन्स, मनी, सोशल हायरार्कीज, ये सब कंस्ट्रक्टेड है, इन्वेंटेड है, एंड इसीलिए दे कैन बी री इन्वेंटेड। आप रियलाइज करते हो कि होमो सेपियंस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी पर है, एक जर्नी जो शायद अभी तक का सबसे क्रिटिकल चैप्टर शुरू हो रही है। आप रियलाइज करते हो कि आप उस जर्नी का हिस्सा हो, और ये रियलाइजेशन, ये पर्सपेक्टिव, यही शायद इस किताब का असली मैसेज है। सेपियंस को रीड नहीं करते, एक्सपीरियंस करते हैं, और ये एक्सपीरियंस आपको परमानेंटली चेंज करता है।